अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। रमज़ान की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारा चूंकि रमज़ान में ये पहला प्रोग्राम है तो उम्मीद है कि रमज़ान अच्छे से गुजरे हम सब का, ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारे सियासतदानों का भी। और रमज़ान के हवाले से रमज़ान की बरकतें कहें कि हमारी मुईशत संभल रही है, ये मैं नहीं कह रही बल्कि मुल्क के मुआशी इशारिये कह रही हैं बकौल इस वक्त की सिटी गवर्नमेंट के। अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है उसमें वो बताते हैं जी शर्तें लग गई थी कि हम डिफॉल्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हमने मईशत को संभाला, डिफॉल्ट होने से बचाया, फिर हम इसी इकोनॉमी को ग्रोथ की जानिब लेकर आए और अब हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है। और वजीर आजम ने भी इसका क्रेडिट लिया है, बल्कि कल वो अपनी एक साल जो कारकर्दगी है उस पर भी रोशनी डालेंगे कि एक साल के अंदर उन्होंने क्या क्या अचीव किया, कितने ताल्लुकात गैर मुल्की जो थे उनसे बेहतर किए और मुल्क के अंदर कितनी सरमायाकारी आई है। सबसे पहले अता तारड़ का जरा गुफ्तगू मुलाहिजा करें। बिल्कुल ठीक है जी। लोगों की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी और बेरोजगारी की क्या ही जिक्र करें कि कितने हजार पाकिस्तानी ये जो पिछला महीना गुजरा है इससे छोड़कर पाकिस्तान से चले गए और कितनों के वीजा रिजेक्ट हो गए। लेकिन खैर ये सब मुआशी इशारिये जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन है, तो हम भी यही कहेंगे कि जी मुल्क के मुआशी इशारिये मुईशत संभल रही है और इकोनॉमी जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है। दूसरी जानिब इस हुकूमत को चलने देंगे तो ही किसी का भला होगा, वरना जमहूरियत जब तक चलेगी नहीं, डिरेल होती रहेगी, जलसे जुलूस और जलाओ घेराव का माहौल रहेगा तो फिर कोई भी तरक्की नहीं कर सकता है, कोई भी इकोनॉमी जो है वो तरक्की नहीं कर सकती है। यही से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जुल्फिकार राज साहब, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, मुआशी इशारिये बेहतर हो रहे हैं और मुल्क जो है वो तरक्की की जानिब गामजन है, कि ऐसे कौन से अखबार या ऐसे कौन से लोग या मुआशी इशारिये या इकोनॉमिस्ट जो कि ऐसी खबरें हुकूमत को देते हैं कि आपको पता है, ताकि हम भी उनको मिलें और हमें भी वो बता सकें, वो पट्टी वो ऐनक हम भी लगा के देख सकें। देखिए जी, वो पट्टियां और वो एनके तो मौजूद हैं, लगाने की जरूरत है बस। मार्केट से मिल जाती है और वो लगाएंगे तो आपको काफी चीजें बेहतर नजर आना शुरू होंगी। लेकिन ये तो एक हकीकत है कि IMF ने जिस तरह पाकिस्तान के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन देने की बात की और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का ये सारी एक्टिविटी हुई, पाकिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान लोग लगा रहे थे, लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ा डेंजरस मुल्क बन चुका है, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं हो सकती, कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान ने इस हवाले से भी इम्प्रूव किया और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो भी रही है और हुई भी। फिर आप देखें कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की बात कहते थे, कोई कहाँ से इन्वेस्टमेंट आई, सऊदी अरब से भी आई, UAE से भी आई, वर्ल्ड बैंक ने भी इंटरेस्ट शो किया बरह रास्त। इसी तरह और भी बहुत सारे ममालिक, इवन अमेरिका के डेलीगेशन आए और बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान के अंदर MOU साइन किए। अब आप कहेंगे कि जी वो कहाँ पे है इन्वेस्टमेंट, वो पैसों का ढेर कहाँ लगा हुआ है, तो पैसों का ढेर एक आधे दिन में तो लग नहीं सकता। अच्छा, वो प्रोसेस एक चल पड़ा है और पाकिस्तान एक आइसोलेशन में था और वहां से निकल के पाकिस्तान अपने पांव पे ना सिर्फ खड़ा हुआ और सारी दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान की मईशत जो है ICU के अंदर पड़ी हुई है। ये मैं ही नहीं कह रहा, ये सारी अपोजिशन कहती थी, सारी गवर्नमेंट कहती थी। तो अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप कहें कि जी लोगों के हालात कैसे हैं, उस पर बहुत बात हो सकती है, बहुत सारे लोग उस पर बात करते हैं। लेकिन जो अता तारड़ साहब ने फैक्ट फिगर की बात की है, उन्होंने बड़ी मुनासिब बात की है कि यहाँ पे तो शर्तें लगती थी कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया है। तो वो सारी चीजें एक तरह से गलत साबित हुई। पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा भी है, पाकिस्तान आइसोलेट भी नहीं है, पाकिस्तान सफारती लिहाज से भी दुनिया क्या होता है अपने पाँव पे खड़ा होना, मतलब खड़े इससे मुराद यह है कि पाकिस्तान पहले जो सिचुएशन थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए पाकिस्तान पेट्रोल कम हुआ, बिजली कम हुई या कुछ, पाकिस्तान के रिजर्व जो थे पहले उससे कोई बेहतरी हुई। जब गवर्नमेंट बनने की बात है ना, वो तो एक साल की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, उसमें बेहतरी आई। पाकिस्तान के ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस पे टाइमली जाहिर होगा, कुछ टाइम लगेगा। लेकिन पाकिस्तान की मैशियत बेहतरी की बात ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का कम होना, बाहर से इन्वेस्टमेंट आना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस और आपका बजट और ये बाकी सारी चीजों को ज़ाहिर देख के आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं। उसमें काफी चीजें इंडिकेशंस बेहतर है। स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंडिकेटर, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर है, महंगाई जो है वो 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, मुआशी इशारिये बेहतर हो रहे हैं।
क्यों शर्तें लगाते हैं आप लोग कि भाई इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी? अता तारक कह रहे हैं कि शर्तें लग गई थी, लेकिन अब देखें सब कुछ बेहतर हो गया। अभी मैं जब आ रहा था तो ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक ट्रालर रोका हुआ था, उस पे चीनी के पैकेट, दाल के, घी के ऊपर तक भरे हुए थे। तो मैंने भी रुक के पूछा कि क्या हुआ, आदमी से पूछा जिसका ट्रालर था। उन्होंने कहा जी इतनी चीजें सस्ती हो गई कि मैं ट्राले पे भर के ना घर लेके जा रहा हूँ, और महंगाई बिल्कुल वो नीचे आ गई ना बिल्कुल ही। तो मैं कहा कितनी नीचे आ गई? कहते को मेरे टायरों के थल्ले किधरे आ गई है। हाँ, तो वो मैं जरा गाड़ी पीछे कर रहा हूँ, देखूं कि महंगाई बिल्कुल ही टायरों के नीचे आ गई। तो मैं तो जब अता तारड़ साहब का और वजीर आजम साहब का ये बयान सुन रहा था तो मैं समझे शायद ये चीन के लिए बात कर रहे हैं कि वहां पर खुशहाली आ गई है, गुर्बत खत्म हो गई है। मैं कहा शायद ये किसी और मुल्क की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही है। अच्छा। तो फिर मेरा दिल किया कि मैं जाके उन्हें पाकिस्तान के वजीर इत्तलात हैं। अच्छा, पाकिस्तान के, ठीक है। मेरा दिल किया कि मैं उन्हें जाके हिलाऊं। मैं कहूं पाए ना रोजा ज्यादा लग गया, आपको लगता है आप उनके करीब भी जा सकते? नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरी आवाज भी नहीं जा सकती। जुल्फकार आहत की तो जा सकती है ना, इसको तो वो बड़े शौक से सुनते हैं। जुल्फकार आहत उनकी तर्जुमानी करता है माशाल्लाह। अच्छा। तो लेकिन ना मैं चाह रहा था, तो आप पीटीआई की बड़ी तर्जुमानी करते हैं? मैं आवाम की तर्जुमानी करता हूँ। मैं आम आदमी की बात करता हूँ। आवाम रख लिया, ठीक है ना। मैं आम आदमी की बात करता हूँ। मैं आम आदमी के साथ खड़ा हूँ, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो कोई जमात भी हो। अगर आम आदमी के साथ कोई खड़ा होगा तो मैं खड़ा हूं उसके साथ। ये मैंगो पीपल जो है, ये मैंगो का, आम का वैसे सीजन तो नहीं आया, ये मैंगो पीपल का क्या बनेगा? मैं बताता हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ। पहले दो तीन चीजें मैं आपसे, ये जो बहुत सस्ता हो गया ना, ईरानी पार्लियामेंट ने अपने जो वजीर खजाना उसको वो कर दिया, उसका अदम एतमाद लाके फारिग कर दिया। वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सका था। अच्छा। उसने पार्लियामेंट में आके ये नहीं कहा कि जी इशारिया नीचे आ गए हैं या इशारिया ऊपर चले गए हैं। मेरे नाल हुणे चलन तारड़ साहब, चल के टमाटर खरीद लें मेरे नाल, चल के मेरे नाल किन्नू खरीद लें, सेब मैं एक बात कर रहा हूं। अच्छा। इन्हें पता चले कि महंगाई कहते किसे हैं। ये जो पता नहीं कहां से बैठ के, कौन सी खलाओं में बैठ के ये लोग ये इशारिया बनाते हैं और ये फिगर बनाते हैं। मुझे तो इनकी जुर्रत पे हैरानगी होती है। इन पे पीका ऑर्डिनेंस लगना चाहिए। जो फेक खबरें देते हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास इफ्तार नमक से करते हैं, खजूरें मुश्किल से मिलती है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। ठीक है, आप एक ऐसा पाकिस्तान दिखा रहे हैं जिसका अभी कहीं वजूद ही नहीं है। ये सुन लें, 11% गंदम इस बार कम होगी। हमें तकरीबन 28 मिलियन मैट्रिक टन गंदम जो है ना कम होगी, और $1 बिलियन का गंदम इस बार शायद हमें इंपोर्ट करना पड़ जाए। आप कह रहे हैं महंगाई खत्म हो रही है, आगे से जाके किसान भूखे मरेंगे। किसान भूखे मरेंगे तो अवाम भूखे मरेंगे। ठीक है, एक सर्वे अभी मैं पढ़ रहा था कि नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान का एक कंपैरिजन था और अफगानिस्तान का। पाकिस्तान सबसे लोएस्ट उस पे है, 27% लोग जो है ना वो भूखे सोते हैं या एक वक्त का खाना मिलता है उन्हें। ये केड़े मुल्क की गल्ला कर रहे हैं? महंगाई कम हो गई है और उन 16 साल के 18 साल से सबसे नीचे आ गई है, और अशारिये कहां चले गए। ये मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूं, इसको इग्नोर कर दे, इनकार कर दे, मैं मान जाऊंगा। पता नहीं कौन से ख्वाबों ख्यालों के अंदर रह के ये लोग बातें करते हैं। ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप, गरीब अवाम की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी अवाम से बाहर होती है। अवाम से इकोनॉमी का मतलब ही अवाम की खुशहाली या बदहाली है। मैं कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं मानता जो आपके पार्लियामेंट में या आप इन किताबों में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें और लोग भूखे मर रहे हो। बिल्कुल ठीक हो गया राना साहब। राज साहब, ये चीनी तो जखीरा अंदोजी हो रही है, 170 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है, तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए वजीर आजम ने नोटिस लिया, उसके बावजूद भी कंट्रोल तो हुआ। ये चीजें नजर नहीं आती इनको, या बताया नहीं जाता? देखिए जी, ये बहुत अरसे से ये मिथ चली आ रही है कि सारी शुगर माफिया तो असेंबलियों के अंदर बैठी हुई है, और बड़े बड़े जागीरदार बैठे हुए हैं जो गन्ने का, शुगर का सारा बिजनेस करते हैं, स्टॉक करते हैं। तो नाम लेना जरा मुनासिब नहीं, और वैसे भी किस किस का नाम लेंगे, बहुत लंबी लिस्ट है। तो वो सारे के सारे लोग उधर बैठे हुए हैं। जरदारी साहब की आप बात कर लें, 4-5 शुगर मिलें उनकी हैं, तरीन साहब की हैं, किस किस की नहीं है। तो ये सारे लोग तो उधर बैठे हुए हैं, और जब वो लोग जिनके ऊपर रेगुलेशंस लगने हैं और वो लोग वहां पे बैठे हो, तो फिर ऐसी चीजें होती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इशू यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जहां पे मुसलमान ममालिक नहीं है और जिनको हम कहते हैं गैर मुस्लिम हुकूमतें, वहां पे ज़िक्र-अंदोज़ी नहीं होती, और वहां पे वो रमजान के अंदर चीजें सस्ती कर देते हैं, स्टॉल लगा देते हैं कि उठा के ले जाओ। मुसलमानों के साथ मोहब्बत करते हैं, 50% डिस्काउंट दे देते हैं।
اور ہمارے ہاں جہاں پہ اللہ کے فضل سے ہم نے نیکیاں سمیٹنی ہے، مسجدوں پہ آپ کے مسجدیں اوپر بھی بنانی بیٹھنا ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دو نمبریاں بھی چل رہی ہیں، کام تولنا بھی ہے، ملاوٹ بھی کرنی ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کرنی، اور پاکستان کے اندر ایک مافیا ہے ایسا، وہ رمضان آنے سے پہلے ساری چیزیں سٹاک کر لیتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے جذبات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ کھیلتا ہے اور نہیں سوچتا کہ یہ رمضان کا مہینہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے تو اس میں کیا بنے گا۔ یعنی آج ہی میں کہیں پہ دیکھ رہا تھا کہ داتا دربار میں 2000 لوگوں نے اپلائی کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے، کیا بات ہے۔ اور اس میں آپ کو پتا کتنی کو کیپیسٹی ہے، 1000 بندے کی درخواست منظور ہو گئی ہے اور 1000 بندے کو انہوں نے پتا کیا کہا، انہوں نے کہ جی پولیس کو جا کے کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آؤ اچھا، کہ جنہ لوگوں بیٹھنا انہوں نے کریکٹر کی، کریکٹر یعنی ہے۔ بیٹھنا مسجد کے اندر ہے، ہاں جی، اللہ کی قربت کے لیے نیکیاں سمیٹنی ہے، اور کریکٹر سرٹیفکیٹ کتوں سرٹیفکیٹ لینا پولیس سے۔ ہے؟ 50 پولیس سے۔ کیا بات کہ 50 پولیس ہوتا انہوں نے ریٹ رکھ دیتا ہے اللہ دفعہ، انہوں نے کہا 35 تو 40,000 روپیہ دیو، کریکٹر سرٹیفکیٹ لاؤ۔ لے جی، کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا، پھر اتکاف پہ رمضان کے بیٹھیں گے۔ اندر یہ سارے شگوفے ہو رہے ہیں، یعنی نیکیاں بھی سمیٹنی ہے، عمرے کے اوپر بہت سارے لوگ ہمارے جانے والے چلے گئے ہیں، ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی جان تسی ذاتی زندگی تے کدی کو 2 نمبری چھڑی نہیں تو عمرے سارے تو پہلے پہنچ جاندے ہو، یعنی ان کو وہاں جا کے گناہ بخشواتے ہیں، آگے کے لیے سمجھ نہیں تیاری ہے۔ آتی کہ عبادت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ خلق خدا کے ساتھ ظلم نہ کریں، ان کو ریلیف دیں، ان کو تکلیف نہ دیں، اور آپ کے یہ عمرے جو ہیں 2 نمبری کر کے بے ایمانی کر کے اس کے بعد عمرے کی کیا حیثیت رہ لیٹس جاتی ناٹ گو ٹو دا تو ہمارے یہاں ڈیبیٹ۔ تو میں بیسیکلی اسی دیکھیں چیز کا سب کی یہ نیت سارا کا احوال اللہ نیت کا تو جانتے ہے، لیکن دیکھیں یہ ذخیرہ اندوزی کا جو بات آپ نے کی ہے غلط ہے، تو یہ انتہائی بیسیکلی یہ غلط ہے۔ وہی حضرات ہے نا، ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں اور نیکیاں بھی اچھا سمیٹتے یہ ہیں۔ ویسے بات رانا اگر صاحب، یہ کام ہی ختم کر دیں تو ویسے ہی آپ کو بار بار عمرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بات تو ٹھیک ہے، مطلب یہ آپ کے اندر انر سیٹسفیکشن کے لیے ہے نا، سب کچھ سارا سال سب کچھ کرتے رہے اور اس کے بعد جا کے خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھے اور گناہ بخشوا لے، لیکن خیر عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مریم صاحبہ ویسے تو بہت کام کر رہی ہیں، انکروچمنٹ کے اگینسٹ بڑا کام کر رہی ہیں، تو یہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کیا یہ بھی بے بس ہیں، یہ بھی کام نہیں کر سکتی کوئی؟ اچھا نہیں، پہلے آپ یہ سمجھے، دیکھیں ایسے نہیں ہوتا کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ذخیرہ اندوزی ختم کر دیں تو ختم ہو جائے گی، ایسے ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ اس کو پراپر طریقے سے، جب یہ پورا معاشرہ ہی ایک 2 نمبر معاشرہ کے طور پہ ہم آگے جا رہے ہیں، ہمارا کون سا کام ہے، ہم گوشت سور تک کا بیچ دیتے ہیں، دودھ کیمیکل والا بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سبزیاں جو ہیں وہ کیمیکل سے بنائی ہوئی سبزیاں بیچتے ہیں، تربوز کو ہم ٹیکے لگا کے لال کرتے ہیں، سٹرابری کے اوپر رنگ کرتے ہیں، سیب کے اوپر پالش کرتے ہیں تیل کے ساتھ، کھجوروں تک کو پالش کرتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جو من حیث القوم ہی 2 نمبر سمت پہ جا رہا ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ اور آئی ایم سوری ٹو سے، میں لمبی ہو جائے گی بات، اب میں حضرت عمر نے کہیں اپنے ایک خادم کے سامنے کہا کہ مجھے مچھلی کا بڑا شوق ہے، اس نے کیا کیا، رات کو اس نے گھوڑا نکالا اور وہ کوئی 28-30 میل دور کہیں کوئی مچھلی کی وہ تھی، وہاں سے جا کے مچھلی لے کے آیا صرف اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر اس نے کہا کہ گھوڑے پہ مٹی گھٹا یہ لگ گیا تو حضرت عمر کو پتہ چل جائے گا، اس نے اس گھوڑے کو دھو دیا۔ اچھا، دھونے کے بعد وہ اس نے شام کو کہا کہ میں آپ کو پسند تھی مچھلی میں مچھلی آیا۔ حضرت عمر گئے گھوڑے پہ، انہوں نے اپنے ہاتھ پھیرا ساروں طرف، پیروں کو ہاتھ پھیرا، کان کو جب یوں کیا تو اس کے کان پہ ہاتھ پھیر کے انہوں نے کہا یار تو نے سارا گھوڑا دھو دیا لیکن کان کے پیچھے ابھی بھی پسینہ اور مٹی ہے، تو نے یہ کان صحیح طرح نہیں دھوئے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرت عمر رونے لگ گئے کہ میری ایک خواہش کے لیے تو نے ایک سرکاری گھوڑا نکال کے 30 کلومیٹر دور گیا اور جا کے تو یہ سب کچھ کر کے لایا، تو اس سے مجھے خوش کرنے کے لیے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میری خوشنودی کے لیے سرکاری وسائل اس طرح استعمال ہوئے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے ملازم تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ رویا، اور حضرت عمر نے کہا معافی مانگ جا کے کہ تو اللہ کو سے بھی معافی مانگ اور اس عوام سے بھی معافی مانگ۔ اور بھائی اوپر بیٹھے ہوئے تم لوگ، تمہاری 40-50 گاڑیوں کا وی وی آئی پی پروٹوکول چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تم سے کوئی عام آدمی ہاتھ ملانا دور کی بات ہے۔ ذوالفقار رات ترس رہا ہے پچھلے 2 ماہ سے کہ میری سنوائی ہو جائے، نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو جی نیکی ہوگی۔ اور رانا صاحب پچھلے ایک دفعہ بات ہونے دیں، رانا صاحب نال گئے تھے، انہوں نے نہیں ہاتھ بڑھایا۔ میں کیوں جاؤں گا، میں اللہ معاف کرے مجھے،
जब आप ऊपर बैठे हुए हुक्मरान वो अपनी शबशबा खुशनुदी जाती ख्वाहिशों के लिए इस सतह पे जा सकते हैं, तो नीचे भी फिर यही होगा जो हो रहा है, ठीक है। और आप कैसे रोक सकते हैं भाई? आपको नहीं पता आपका अमला नीचे पैसे लेके रेडियो वालों से पैसे लेता है? आपको नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द जो फूड इंस्पेक्टर हैं वो पैसे ले रहे हैं? आपको नहीं पता आपके जो मजिस्ट्रेट्स आपने रखे हुए वो सारे पैसे ले रहे हैं? आप कैसे कर सकते हैं कि जी चीनी कम कर दो, कीमत कम कर दो, ये कर दो? अपनी फैक्ट्रियों से कम कर दें, आईपीपीज बंद कर दें, घी फैक्ट्रियां बंद कर दें, आटा फैक्ट्रियां बंद कर दें, मामला ठीक हो जाएंगे सारे। बिल्कुल ठीक एनफोर्समेंट की कमी है, एनफोर्समेंट नहीं होगी, लॉज तो ये बनाएंगे, हो नहीं फिर उसके सकता। बाद लॉज बनाने वाले भी वही हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हुए हैं। एफर्ट्स तो पुट करनी है, लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं। मुझे जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। सूरत हाल इस वक्त ये है कि हुकूमत जो कि बेसाखियों पे खड़ी है और वो पीपल्स पार्टी के वोट से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन अब इनमें कुछ दूरियां होती नजर आ रही हैं, या फिर जब से आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट या पावर सेक्टर का कहें कि उन्होंने जो है वो नजर आ रहा है कि वो अब एक पेज पर है जहां मरियम साहिबा के साथ, और वो नेक्स्ट पीएम के लिए जो है हो सकता है कि मरियम नवाज जो है वो हो। तो उसके बाद से पीपल्स पार्टी जो है ना वो उसको ये चीजें खटक रही हैं, जिसकी वजह से अब ये फैसला किया गया है कि जो भी रिजर्वेशंस हैं, ये भी खबरें चल रही थी कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की भी मुलाकात होगी, तो क्या मुलाकात हो जाती है तो क्या उसमें भी तमाम जो गिले शिकवे हैं वो क्या खत्म होंगे? और जरदारी साहब कुछ रोज पहले जब लाहौर में थे तब पंजाब की पूरी कैबिनेट भी जो कि पीपल्स पार्टी की है उन्होंने भी अपने बड़े गिले शिकवों का इजहार किया था। तो राहत साहब, क्या आपको नजर आ रहा है कि जैसे ये दोनों में दूरियां आ रही हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये दिखावे तक है, या रियलिटी में इनकी आपस में कुछ अनबन चल रही है? देखिए, मुलाकात अहम नहीं है, अहम ये है कि पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात हैं और नून लीग की तरफ से वो दूर नहीं किए जा रहे। ठीक। जरदारी साहब ने मुलाकातें की पिछले दिनों लाहौर में आके, और जितने पार्टी वर्कर्स थे, गवर्नर साहब थे, अहमद मखदूम थे जो साबिक गवर्नर हैं, और पार्टी के जो अरकान असम्बली थे, सब के सब ने वहाँ पे शिकायतों के अंबार खड़े किए और सब ने कहा कि हमारी बात नहीं मानी जा रही। ना सिर्फ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं मानती, बल्कि हमारे हलकों में हमारे काम भी नहीं होते। तो उस पे ये भी कहा गया कि एक फार्मूला बना था, और उस फार्मूले के मुताबिक पंजाब के अंदर जो अफसरान की तैनाती होनी थी, जो हमारे काम होने थे, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से फोकल पर्सन होने थे, वो सारी चीजें एक फार्मूला, बकायदा रिटर्न एक फार्मूला था, तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वो प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंचाई गई, और प्राइम मिनिस्टर साहब को जरदारी साहब ने कहा, बिलावल साहब ने अलग से कहा, सारे जालों के तहफुजात वहां तक पहुंचाए गए। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने मरियम साहबा को कहा कि जी ये इश्यूज हैं, हमारी अलाई पार्टी है, इनके इश्यूज को एड्रेस किया जाए। हाँ। तो मरियम बीबी की तरफ से ये पता चला है कि उन्होंने कहा कि जी मैं तो मेरिट पे अफसरान को लगाऊंगी, ठीक है, मैं तो किसी नाहल और नकम्मे को किसी की सिफारिश पे नहीं लगा सकती। तो वहां से आ गया जवाब शहबाज शरीफ साहब को, ठीक हो गया। अब दूसरा ये है कि जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने, तो इस पर शहबाज शरीफ ने कोई या नवाज शरीफ ने कोई मसला नहीं, उन्होंने जाहिर है उनको कह दिया जी हमने मैसेज दे दिया है। अब जाहिर है सारी बातें वो ये तो नहीं कह सकते कि वहां पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर तहफुजात भी थे, मुलाकातें भी हुई, प्राइम मिनिस्टर ने कह भी दिया, तो अगर वो दूर नहीं हुए तो इसका मतलब जवाब ही है ना। ठीक है। तो अब गवर्नर पंजाब को उसमें फ्री हैंड दिया गया और उनको कहा गया कि जी आप निशानदेही करें, पंजाब के अंदर कोई करप्शन की चीज आती है, कोई वाकया आता है या बाकी जो भी बद इंतजामी आती है, तो आप उस पर बात करें, खुल के बात करें। तो इतला यह है कि गवर्नर पंजाब को सलीम हैदर साहब को इस पे फ्री हैंड दिया गया है, और पीपल्स पार्टी के लोग आने वाले दिनों में आपको क्रिटिसाइज करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये फ्री हैंड दिया गया, तो ये क्या मरियम नवाज की वजह से सारी मुश्किलात पैदा होंगी शहबाज शरीफ के लिए? क्योंकि अगर फेडरल में गवर्नमेंट नहीं रहती तो ऑब्वियसली पंजाब में भी तो उसके इफेक्ट्स आएंगे। फेडरल में अगर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट नहीं रहती तो मरियम साहब बन जाएंगी प्राइम मिनिस्टर, ऐसी कौन सी बात है? ये तो तय दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए अब मरियम साहबा वजीर आजम की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, अगर केपीके का वजीर आला नहीं सुने ना तो फिर सुबह बगावत करता है, लेकिन अगर आपके अपने पार्टी की वजीर आला आपकी बात ना सुने तो वो कोई बात नहीं, बकौल इसके उन्होंने कहा जी वो मेरी बात नहीं मानती। नहीं, वो तो मेरिट पे बात कर रहे हैं ना, कोई अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। सवाल ये कि क्या ये मौजूदा हुक्मरान खुद मेरिट पे आए हुए? क्या जो लोग अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत के आए हैं,
وہ میرٹ پہ جیت کے آئے ہیں؟ کیا فارم 47 میرٹ ہے؟ کیا جس طرح حکومتیں بنی وہ میرٹ پہ بنی ہے؟ کیا جس طرح اپوزیشن کو کچلا گیا وہ میرٹ پہ کچلا گیا تھا؟ جیسے انتخابات کو ہائی جیک کیا گیا وہ میرٹ کے اوپر کیا گیا تھا؟ میرٹ صرف پیپلز پارٹی کے بندے لگانے میں؟ تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی والے نکمے اور نااہل لوگوں کو لگوانا چاہ رہے تھے جو میرٹ سے ہٹ کے تھے؟ جن لوگوں کو وہ سفارش کر رہے تھے پیپلز پارٹی والے وہ میرٹ پہ نہیں آ رہے تھے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ گورنر کے ذمہ لگا دیا, وہ شکر کریں گورنر کو گورنر ہاؤس میں گھسنے دیتے ہیں. کل نو تالے لا دیں گورنر ہاؤس میں کہیں چلو بھی کاکا تو کرایہ گھر لے لا کوئی, تو کیا کر لیں گے گورنر؟ جالے اتنے بھی کمزور نہیں ہیں. وہ بڑے بہادر, مجھے پتا ہے جتنے کہنا یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, انہوں نے اٹھا کے گورنر کو باہر پھینکا, کیا کہتے ہیں وائس چانسلر کی اس میں تعیناتی میں. کیا کر لیا آپ نے؟ گورنر کو انہوں نے کہا جی آپ جائیں جو مرضی کریں, نہیں بٹھاتے آپ کو. گورنر بڑا تگڑا آدمی ہے, بڑا کریکٹر والا آدمی ہے, بڑا تگڑا کے بعد ڈیبیٹ کر لیا کریں. جی آپ 2 گھنٹے بات کرتے ہیں, میں اتنے مشکل سے سنتا ہوں, میری بات تو پوری ہونے دیا کریں یار. لوگ میری بات سننا چاہ رہے ہوتے, آپ بیچ میں مجھے بھی میسج آیا, میسج نہ پڑھا کریں, پروگرام پہ توجہ. بات یہ ہے کہ گورنر کی کون سی وہ چلتی ہے, وہ بیچارہ گورنر تو باہر نکل کے تانگے والے کو کہہ رہا تھا میں گورنر ہے, میں نے گورنر مان لو, ٹھیک ہے. اور پھر مجھے بتائیں اگر گورنر اتنا ہی بے وقت ہے تو اتنے 100 ایکڑ کے اندر یہ پھیلا ہوا رقبہ ایک آدمی کے لیے کیوں بنایا آپ نے؟ قوم بھوکی مر رہی ہے, قوم کے وہ کھانے کو نہیں ہے. آپ نے گورنر جیسے سفید ہاتھی پالے میں, جتنا جو جس کی کسی بات کی وقت نہ صوبے میں وہ کسی بات میں بول سکتے, قاتل ہی بٹھائے یا تسی انہوں تھے. اب تو اس کے پاس اختیارات نہیں ہے, لیکن پہلے تو تھے. تو اب نہیں ہے تو چھوڑ دیں. کیوں نہیں جان چھوڑتے قوم کی؟ تم کچھ کر نہیں سکتے, تمہاری آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہو سکتی, تو چھوڑ دو قوم کی جان. ٹھیک ہو, کروڑوں روپے کا بل ہے گورنر ہاؤس کا, اور آپ کو پاس ٹکے کا اختیار نہیں ہے. سب یہ کہ آپ وہاں بلا کے جیلوں کی پارٹیاں کر دیں, تو یہ آپ ٹھیک ہے ونڈی کی بالوں کڑیاں ونڈی دی شاہ لائی جاؤ. وہ پہلے کہتے تھے نا بچے, ہم نے بھی ایسے لیا ونڈی دی شاہ ایک ہاتھ میں لے کے پھر پیچھے کہتے ہیں میرے پرا دا بھی. ٹھیک ہے بھائی, اقتدار میں آپ نے ایسے ہی کیا, میرا بھی, میرے پرا دا بھی, میرے پتیجے دا بھی. لیکن یار اس ملک کو کیا آپ نے اس طرح رکھ لیا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. میرٹ یا شیخ اپنے الویقات کون سے میرٹ پہ آئے ہوئے لوگ ہیں؟ نہیں جی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کون سے میرٹ کی بات کرنے والے, خود کون سے میرٹ پر آئے ہوئے ہیں. لیکن بات تو یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے, ریالٹی میں وہ گورنمنٹ میں تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. اور اگر مریم یہ بات کری ہے میرٹ کی, تو یہ کیا کھچڑی زیادہ پک جائے گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان؟ دیکھیں جی, کھچڑی کم پکے یا زیادہ پکے, یہ ایک سروائیول کی لڑائی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, وہ آپس میں ایک حد تک لڑیں گے, اور زیادہ اگر لڑیں گے تو ظاہر کشتی کے اندر سوراخ ہو جائے گا, اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی اپوزیشن کو ہوگا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ لڑائی اس لیول پہ پہنچے گی کہ یہ دستوں گریبان ہو کے حکومتیں ختم کر کے وہ جو بیساکھی پیپلز پارٹی کی ہے وہ واپس ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. ٹھیک, یہ چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی موسیقی چلے گی, کوئی بات مان لی جائے گی, کوئی نہیں مانی جائے گی. یہ اسی طرح مساق اور اسی طرح کے مطالبے اور اس طرح کے ایگریمنٹس کے اوپر چیزیں چلتی ہیں جمہوریت کے اندر, اور کچھ لو اور کچھ دو کے اوپر ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہوگا. رانا صاحب تو جذباتی ہو جاتے ہیں نا ہر معاملے میں, گورنر بھی چوکے تو نہ بات نہیں. آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ کے لیے کہتے ہیں گورنر بھی لوڑ کوئی کی نہیں کرتا ہے گورنر, کیا کام کرتا ہے گورنر؟ ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں, پریزیڈنٹ پاکستان کیا کرتا تو پھر اسے بھی فارغ کر دیں. اگر آپ نے ربڑ سٹیمپس کے اوپر کروڑوں روپے قوم کے خرچ تو آپ نے اور میں نے نہیں فارغ کرنا بھائی, وہ آئینی عہدے ہیں, آپ نے میں نے آئین ہے گا اس ملک میں, آئین کام کر رہا ہے, اور میں نے فارغ کرنا آئین عہدے نہیں. مجھے بتائیں آئین آپ میں سسٹم کون سے آئین کو آپ مان رہے ہیں؟ سسٹم کے تحت ایک آئینی کون سے وہاں پہ بیٹھے سسٹم ہوئے, جس سسٹم کے اندر ایک پارٹی کو آپ سانس بند کر دیں اور کہیں یہ سسٹم ہے. جو سسٹم ٹھیک پاکستان ہے, کے وہ اندر کہہ رہے ہیں چل جی رہا ہے, صاحبزادہ حامد رضا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, حامد رضا صاحب کا الزام ہے کہ عمران خان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے یا دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے. کہ انہیں کیڑا انہیں کرتا ہے کہ انہوں تسی بالکل تھا مارن دے اس میں چلے گئے ہو یار, کہ بلے کون سا یہ آپ آئین کا اجازت دے رہے ہیں؟ تو ان کی کل پرسوں کی ہے, اس کی بہن کہہ رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. جس آئین کے تحت فریال تالپور اندر تھی, جس آئین کے تحت مریم اندر تھی, جس آئین کے تحت نواز شریف اندر تھا, اسی آئین کے ان پہ بھی 250 مقدمے تھے.
उनके ऊपर भी इद्दत का मुकदमा बना था, उनके ऊपर भी इसी तरह जमानतों के बावजूद रिहा करने से इनकार हुआ था। उनके लिए भी जजों ने कहा था कि तुझे जमानत नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। उनके भी इसी तरह कागजात उठाए गए थे, उनके घरों में भी ऐसे छापे मारे गए थे, उनके घरों बच्चों को भी ऐसे गिरफ्तार किया गया था। आधी गलत है, ये आधी गलत है, सारी चाहिए। अगर एक आप जवाब बना के अगर किसी चीज की तबाही फेर दें कि जी जवाब है, वो तो एजी की तरह हम भी ऐसे करेंगे। भाई ये सिस्टम अगर गलत है तो गलत है, रुकना चाहिए, लेकिन रोकेगा कौन? ये इसी सूरत में किसने रोकना है? कि दोनों को खत्म करो। अगर आप अंदर है तो ठीक है, दूसरा अंदर है तो गलत है। मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला बंद होना अच्छा, वैसे ऑनेस्टली कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगनी चाहिए। उसको रोके। हाइपोथेटिकली अगर आप जहां पे नफरत को ले गए हैं ना, ठीक है, ये वापसी इतनी आसान नहीं है, ये याद रखें। ये पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, सुन लेना, आपको क्या लगता है तब ये गिरफ्तारी? मैं यही कह रहा हूँ, सुन लेना, मैं यही तो कह रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ, पहले नहीं हुई थी कि बात यह है कि जहां पे आप नफरत को ले गए मल्टीप्लाई करके, और अगर आप ये समझे कि ये एक उसमें खत्म हो जाएगी, नहीं, आप बड़े ना आगे, आप हुक्मरान हैं, आप करें बिस्मिल्लाह, नवाज शरीफ करे ना, एक बयान दे कि यार ये नफरत का निजाम यार रुकना चाहिए। मुज़ाकराती कमेटी बनाई तो थी, पीटीआई वाले मुज़ाकराती कमेटी में नहीं तो आए। वो मुज़ाकराती कमेटी जिन्होंने बनाई थी वापस क्यों ले ली? क्यों ऐलान किया कि खत्म हो गई वो कमेटी? वो तो पीटीआई ने कहा था, हम नहीं। तो उन्होंने कहा था, इन्होंने क्यों कहा? ये ना कहते ना, अगर ये बड़े इतने नेक पारसा थे तो वो कह रहे थे। दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। आप सिंगल नहीं, मैंने तो आपको कहा है 5 सवाल पूछे, जवाब दे दे मुझे। नहीं, आप उस दौर में भी ऐसे हुआ था। आप तो फिजा को कह रहे हैं कि गवर्नर को भी हटा दे, मेरे ये कहते सदर मेरा नहीं उठा सकते, मैं उठा के बाहर फेंक दूं सबको जो कौम के खजाने के ऊपर नाक बन के बैठे। आप इजाजत दे जी, राणा साहब को इजाजत है, राणा साहब जाएं। थोड़ी इनके कौम के खजाने में नाक बन के बैठे फेंक दे बाहर सुबह। मैं जाती हूँ पार्लियामेंट में, पहले इलेक्शन लड़ती हूँ, बाहरों अंदर नहीं जान देना किसी ने, उसी उठा के की फेंकना, जाओ जाके फेंक। मैं लानत भेजता हूँ जाने पे, जो मैंने बाहर सुटेगा कोई क्यों फेंकेगा, मैं जाता ही नहीं। दरवाजों पे जाके खड़ा होकर सलाम मैं लानत भेजता हूँ ऐसे दरवाजों पे जहाँ पे अवाम के दरवाजे अवाम के लिए बंद हो और अवाम के पैसों से सारा कुछ चल रहा हो। गवर्नर गए सो तो चाय पीने पड़ेगा, पिछले दिन से पड़ेगा, मैं तेरे ना पड़ेगा। बात ये चाय बात सुने, चाय मैं सुन लेना, चाय पीते मैं अल्लाह माफ करे, चाय तो मुझे घर में भी बड़ी गंदी मिल जाती है, वो ऐसी कौन सी बात है। अच्छा। बात सिंपल मैं ये कर रहा हूँ कि अगर गवर्नर के पास इख्तियार कोई नहीं है तो भाई ये जो करोड़ों रुपए महाना खर्च रहे, क्यों खर्च रहे आप? यही बात है कि किसी को तो ये इनिशिएटिव्स लेने हैं ना। अब जैसे पीटीआई वाले आएंगे तो वो भी ये कभी भी गवर्नर्स के ओहदे को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये सियासी भर्तियां होती हैं, आपने लोगों को ऑब्लाइज करना होता है। इस वजह से ये लोग इस किस्म के टूल इस्तेमाल करते हैं। हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। मुआशी हालात और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन तो बदल ही रही है, पल पल उसमें तब्दीली आ रही है। इंटरनेशनली बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं। 2 रोज पहले ओवल ऑफिस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनकी जो आपस में मुलाकात हुई और वो वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ग्लोबली बहुत ज्यादा जो है वो गर्दिश करती नजर आई है, जिसमें बहुत सी तल्ख कलामी हुई है ज़ेलेंस्की और जो अमरीकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, जिसमें जंग के हवाले से गुफ्तगू हुई है, क्योंकि यूक्रेन और जो रशिया की वॉर है और डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेट पॉलिसी है कि वो किसी भी वॉर स्टेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो अमेरिका के जो टैक्स पेयर हैं उनका पैसा किसी भी जंग में नहीं झोंकेंगे। यहां से ओवल ऑफिस में इनकी तर्क कलामी हुई है, उधर पूरे का पूरा यूरोप जो है वो साथ में यूक्रेन के खड़ा हो गया है और वो कह रहे हैं कि हम आपको पूरी सपोर्ट देंगे और आप जो है वो इसके हम आपके साथ हैं। लेकिन अमेरिका जो है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका की पॉलिसी के अगेंस्ट यूरोप जाकर खड़ा हो गया। ये जो एक तब्दीली आई है, इसके असरात खित्ते पर, पाकिस्तान पर या बड़े सगीर पर, ये सब कॉन्टिनेंट या एशिया पर क्या होंगे, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। राज साहब, आपको क्या नजर आ रहा है ये तब्दीली जो इंटरनेशनली इस तरह से आ रही है ग्लोबली, और पूरे का पूरा यूरोप जो है वो पहले तो ये था कि राइवली में चाइना और अमेरिका थे, अब जैसे यूरोप भी इसमें शामिल हो गया है, तो क्या तब्दीली आ रही है ग्लोबली? देखिए जी, चीजें तो अब खुल के सामने आ गई हैं। जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, जिस तरह वो आके मिला, जिस तरह का उसने ड्रेस पहना हुआ था, जिस तरह के वहां पे सवाल हुए और जिस तरह की वो गुफ्तगू हुई, वो सारी मीडिया के ऊपर है। उसमें बड़ा वाज़े तौर पे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको मैसेज दिया और उनको कहा है कि जी आप के ऊपर $350 बिलियन खर्च हुआ है हमारा जी, और आप हमारे बगैर कुछ भी नहीं थे, हमारी आपकी औकात ही नहीं थी। और फिर साथ उन्होंने कहा जी बाइडन जो मेरा प्रेसिडेंट था वो एक नालायक आदमी था और उसने पैसे दे दिए और आपने वो खा गए और अब उसको देने का वक्त आ गया। और उसने कहा कि उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप हमें मादनियत के ठेके दो, उससे हम पैसे पूरे करें, और मेरे पेश नजर अमेरिकन इंटरेस्ट है, जो कि
ट्रंप एक ऐसा शख्स है जो नेशनलिस्ट बन के सामने आया और वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, और वहां पे जो उसका फड्डा है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वहां पे कुछ जर्नलों का एक ग्रुप है जो पूरी दुनिया को जंगों के अंदर झोंक कर और जंगों के नाम के ऊपर वहां से पैसे जारी करवा के खाता रहा। वो वहां पे ये होता था कि अगर $10 बिलियन जारी हुआ है तो $2 बिलियन लग गए जंग पे, बाकी सारा उनके उन्होंने कोटों में तो चला अफगानिस्तान से अपनी तो गन्स उसने और कहा कि गाड़ियां ये मंगवा टैक्सपेयर ली। का पैसा है जो ठीक है। जंगों के नाम पे आपने खाया है, ये वापस देना है। Right. और साथ उसने कहा कि यूक्रेन की जंग के अंदर हम पैसे जिस तरह झोंक रहे हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकला और आगे भी नहीं निकलेगा, लिहाजा इस जंग को बंद करो। अब यूरोपीय यूनियन ने चौके खड़ी थी यूक्रेन के साथ, उन्होंने कहा कि अगर आज हम पीछे हट गए तो कल को हमारे साथ नेटो के साथ तो कुछ चलेगा ही नहीं। उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी का इशू है, वो यूरोपीय यूनियन उसके लिए उनके साथ खड़े हो गए, इवन इंग्लैंड उनके साथ खड़ा हो गया। लेकिन फ्रांस उनके साथ खड़े हैं। देखना यह है कि ये जो यूक्रेन की जंग का जो लोग पार्ट थे, ठीक है, वो सारे लोगों की खबर ट्रंप लेगा, और हो सकता है उसमें और भी कुछ लोग लपेटे में आए और उनसे जरूर पूछेंगे कि यूक्रेन की जंग, आपको याद है ना कि बाजवा साहब और इमरान खान और सारे लोगों के नाम इसमें लिए जा रहे हैं, तो इतला यह है कि ट्रंप इस प्रेसिडेंट की खिंचाई के बाद वो पूरा उसका ऑडिट करवा रहा है कि वो पैसे किसके गए, कहां से गए, किस तरह इस्तेमाल हुए, वो बात आगे बढ़ेगी। राणा साहब ये बताइए कि ये जिस तरह राज साहब ने बताया कि वो बकौल ट्रंप के वीडियो भी गर्दिश करती रही है ये कि जेलेंस्की जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर चाहते हैं और अमेरिका कभी भी किसी भी वॉर का हिस्सा नहीं देगा। वो कह रहे हैं उनकी गुफ्तगू या उनकी एक्शंस ऐसे ही हैं कि वो चाहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो। लेकिन हम पाकिस्तानी किसका साथ देंगे? हमारे लिए अमेरिका भी इम्पोर्टेंट है और हमारे रिलेशनशिप रशिया के साथ भी इम्पोर्टेंट है। देखें, बात आप समझे, रशिया और अमेरिका ऑलमोस्ट एक पेज पे हैं। प्यूटन और ट्रंप, आई एम सॉरी, मेरे डॉक्टर ने कहा था ज्यादा जोर दी नहीं बोलना, मैं बोल पे है तो गले में खराश हो गई। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे सियासतदान का भी सच बोले तो उनका गला खराब हो, चाय पिलाते हैं आपको। बात ये सच ना बोले, ट्रंप पहले झूठ बोली जाओ, नहीं वो तो आदत हो गई ना इतना कड़वा सच क्यों बोल दे, गला ही खराब हो गया। मैं सच बोलता हूँ, मेरे गले में खराश होती है, सच बोलता है इसके कान में तकलीफ हो जाती है। अच्छा, बात यह कि ट्रंप और प्यूटन ऑलमोस्ट बहुत पहले से एक पेज पे हैं, ये दोस्त है आपस में। और ये कहा जा रहा था कि पिछले इलेक्शन में जो रूस ने ट्रंप की मदद की थी, यस, ठीक है ना। अब आप जरा समझें, इमरान खान प्यूटन से मिलने गया था और उसके बाद वो फारिग हो गया था, ठीक है। तो जो यूक्रेन के साथ खड़े थे जनरल बाजवा और बाकी लोग, उन्होंने इमरान खान को फारिग कर दिया था। अब जो बात शायर कहना चाह रहा है जुल्फकार राहत, वो ये है कि पाकिस्तानी वजीर आजम को भी फौरी तौर पे जाके अमरीकी सदर से मिल लेना चाहिए। एक अच्छी और वीडियो सामने आ जाएगी, लेकिन मुझे ये यकीन है कि इस तरह का कोई मामला वहां नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि जेलेंस्की को तो इंग्लिश आती थी, वो जवाब दे रहा था फटाफट, या इस तरह की सिचुएशन नहीं बन सकेगी। नहीं तो शहबाज शरीफ इज द वेल एजुकेटेड मैन। मैं वो किसी और तरह की बात कर रहा था। उनको कितनी 11 किस्म की लैंग्वेज आती है। जी जी बिल्कुल, अरबिक वो बोलते हैं, टर्किश वो बोलते हैं। ये जरा आप किस लड़ाई, ये जो ख्याल के ये नहीं मैं दिखाती हूँ जरा, ये किस एग्रेशन से वो बोल रहे हैं, जरा दिखाएं जी। तो ये जेडी वेंस, तो मतलब वो जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं और सारा जवाब दे रहे हैं, आप ये कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा था, बिल्कुल इसी तरह का मुझे यकीन है शिबाजी साहब भी उन्हें इसी तरह का जवाब ऐसे जवाब देंगे। हाँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जल्द मुलाकात हो जाए, ठीक है ना, ताकि उर्दू में इंग्लिश में जवाब, ताकि ट्रंप को भी आगे से पता चले। लेकिन अगर आप ये ट्रंप की मुलाकातों की पाकिस्तानी जो सदूर या जो गए उनकी निकाले ना, तो आपको बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हो जाएगा कि ट्रंप को पूरा कौन उतरता था, कौन पर्चियां लेके बोल रहा था और कौन पैर के ऊपर पैर रख के, टांग के ऊपर टांग रख के बैठा होता था और ट्रंप कह रहा होता था कि यस यू आर राइट, यू आर राइट। तो बात यह कि आप जब मकरूज कौम होते हैं ना, जैसे यूक्रेन है, कि हमने इतने $बिलियन तुम पे खर्च दिए, तो फिर इसी तरह ही होता है। गुलामों के पास को सुनने के अलावा कोई आजादी नहीं होती। टेक्निकली बड़ी अच्छी गुफ्तगू की होगी, लेकिन ये कि ये जो यूरोप के कुछ ममालिक उसके साथ खड़े ना, थोड़े दिनों की बात है, आप देख लीजिएगा वो कहां खड़े होंगे। और यूक्रेन ने ऑफर कर दी है कि जी आप हमसे मादनियात का ठेका कर लें, हमसे वो कर लें, और वो हो चुका है। अच्छा। और हमें सिक्योरिटी दे। देखे वो ट्रंप जिस तरह बोल रहा है या आ रहा है, वो अभी खलाओं में नहीं बोल रहा। और इसकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूं कि यूक्रेन से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं जल्द खुलने वाले हैं, और इसमें हमारे अपने लोगों के नाम आने वाले हैं। आपको मैं बता दूं
अच्छा। हमारे अपने लोगों के नाम आने वाले और मेरा क्या ठीक है ना कि हमें हमारे अकाउंट्स में कितने डॉलर्स आए हैं। नहीं, आपने जो जितने प्रोग्राम किए हैं सारा सारे आपके अकाउंट में आने का फायदा कोई नहीं है। सही बात है, अब आप पर्सनल प्रॉब्लम्स खोल के बैठ जाएंगे, ये भी सूरत हाल आज होती ट्रम्प है। ने वैसे बयान दे दिया ऑफिशियली। अच्छा, उसने कहा मुलाकात के बाद ये पहला मेरा बयान है कि मैं इस यूक्रेनी जो प्रेसिडेंट है इसके साथ ज्यादा हम नहीं चल सकते। मतलब अब स्टेट वो उनकी पॉलिसी चेंज है ना, वो जंग का किसी भी सूरत में हिस्सा नहीं है। यही बात तो मैं कर रही थी कि उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो 70,000 फौजी गाड़ियां और तकरीबन कोई 7 करोड़ का असलहा जो छोड़कर आए हैं, वो तो उनसे वापस मांग रहे हैं। नहीं, कोई 7 अरब डॉलर का कहते हैं, कोई पता नहीं 20 का कहते हैं, कोई 100 बिलियन का कहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वहां पे 2 लाख कंट्रैक्टर थे अफगानिस्तान के अंदर जिनको पे किया जा रहा था जंग के हवाले से, और उसमें इतनी करप्शन हुई है। पहले जो लड़ाई हुई थी पिछली दफा, इसको नहीं आने दिया गया ट्रंप को, और वो जो माफिया था CIA का, उन्होंने नहीं आने दिया, उन्होंने उठा के बाइडेन को हलफ दिलवा दिया। अब वो दोबारा से बड़ी थ्रॉटल के साथ आया और बड़ी थ्रिल के साथ आया, और अब चूंकि अमेरिका की जो स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में उसको एक रास्ता दिया है और वो प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद जिस तरह उसने एक रिटायर बंदे को लाके बैठा दिया है पेंटागन के ऊपर, और जो सर्विंग 4-5 लोग थे उसको घरों में भेज दिया, तो आप ये ज़हन में रखें कि वहां की स्टैब्लिशमेंट जो है वो इसको स्पेयर नहीं करेगी। वो भी एक पूरा माफिया है वहां पे, और इंटरनेशनल लेवल पे माफिया। तो वो लोग हैं जो पूरी दुनिया के अंदर उनकी अपनी एक फील्डिंग है, और जो जंगों के साथ खेलते रहे हैं, और जंगों के जरिए कई मुल्कों की इकोनॉमी चलती रही है, और वहां पे जर्नैलों को बिलियंस डॉलर मिलते रहे। तो ये नहीं हो सकता कि ट्रंप सब आ गए हैं और वो सारा जो उनका नेटवर्क था वो सारा का सारा खत्म हो गया, रातों रात खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा कि उन्होंने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था जॉन एफ कैनेडी, उसकी हलाकत की वीडियो भी इसने जारी किया कि प्रेसिडेंट ने, और इसने वो भी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर डाली है। तो स्टैब्लिशमेंट को ये टक्कर रहा है पूरा, तो स्टैब्लिशमेंट भी आगे से इसको टक्कर रही है, लेकिन अभी वो खामोश है, थोड़ा डिफेंसिव है। आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, अमेरिका के अंदर भी कुछ ना कुछ को बड़ा हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बात आ गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम कहाँ चले गए। हमारे अपनी जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो इतने मजेदार हो रही है, ऐसे ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं और अहम लोग इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। आपको याद होगा लतीफ खोसा ने पहले कहा था कि अक्टूबर में इमरान खान बाहर आ जाएंगे। अब सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं, मैं राना साहब पहले चाहूंगी कि सारे वैसे डेटा दे चुके हैं। ये एक और डेट आई है जी, सुन लें। अच्छा, ईद पर जी साहब 10-12 दफा रहा करवा के ना तो अपना 30-35 करोड़ बना चुके हैं। अच्छा ले जी, ईद मीठी हो जाएगी PTI वालों के लिए अगर इमरान खान बाहर आ जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता खान साहब को कोई अभी बाहर आते, मुझे तो दूर दूर कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, और लेकिन उनके वकील हैं, वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। मौजूदा निजाम और मौजूदा सिस्टम में मुझे इमरान खान के लिए -0% भी हमदर्दी नहीं नजर आ रही। अच्छा, इवन ट्रंप के आने के बावजूद भी? ट्रंप जब आएगा तो तब, या यहाँ से कोई जाएगा तब की बात है, मैं अभी तो अब की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये इतलात है कि इमरान खान को हो सकता है कि लाहौर की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। ये भी मेरे पास इतलात है। उनके एक बहुत सीनियर नून लीग के जो करीबी हैं, उनका ये दावा है कि हो सकता है कि रमजान के बाद या इससे पहले इमरान खान को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें ये इतना ये भी हो सकता है नवाज शरीफ की मुलाकात जेल में हो जाए, वो मिलने जाए। लेकिन मियां साहब नहीं, वो ऐसा इतना बड़ा पाकिस्तान में इनकलाब कभी नहीं आ सकता। और मियां साहब कच्ची गोलियां नहीं खेले कि मैं चला जाऊं मुड़ के दरवाजे ना खुले, तो वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन बात यह है कि इतना बड़ा कोई किसी, मैं नहीं समझता कि हाँ, अगर नवाज शरीफ साहब ने अपनी साख बहाल करनी है, अपने आप को वापस अवाम में मकबूल करना है, अपने आप को वापस साबित करना है कि वो एक पाकिस्तान के मकबूल सियासतदान है, तो इट इज द बेस्ट टाइम कि नवाज शरीफ साहब सामने आए और आके कहें कि इमरान खान पे जितने जाली मुकदमात हैं वो खत्म किए जाए, उनको एक पॉलिटिकल जो उनका हक है वो दिया जाए, और उसके बाद ये कि ये नफरत का सिलसिला खत्म हो। मेरी बात याद है कि अगर नवाज शरीफ ऐसा कर जाते हैं तो हिस्ट्री के अंदर नवाज शरीफ को पकड़ना मुमकिन नहीं रहेगा, अवामी मकबूलियत फिर उनकी वापस आ जाएगी। नवाज शरीफ जा रहे हैं जेल में, मिलने जा रहे हैं, और उन्होंने ये खबर आप पार्टी मीटिंग में भी कहा कि यार काफी होगी, बस करो। अच्छा। उन्होंने शहबाज बस कर दे यार, उन्होंने ये कहा है कि बस करो, नहीं तो वो आएगा तो फिर इंतहाई बस कर देगा, तब अच्छा वो बेबस कर देगा, बेबस कर देगा। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना करें। बुनियादी तौर पे वफादार आदमी है, उसने कहा कि यार बस करिए। ये इनर मीटिंग्स में ये बात हुई है, बात बता रहा हूँ, मीटिंग के अंदर ये बात। तो अगर इमरान खान बाहर आ गए तो आपको लगता नहीं है कि शहबाज गवर्नमेंट के लिए ट्रबल होगी?
is نہیں very نہیں وہ تو outspoken. پہلے بھی انہوں نے ہینڈل کیا پھر ہینڈل کر لیں گے کوئی ایشو نہیں انہوں جب نے جیل جانا اور جیل سے نکلنا اقتدار میں آنا چھوڑنا وہ سارے کام جانتے ہیں جب انہوں نے ٹھیک یہ ہو کہا گیا، نا کہ ٹھیک جی عمران خان کو اب ختم کر دینا چاہیے معاملہ اس کا اور یہ وہ پھر انہوں نے تو ادھر دیکھ کے لوگوں سے کہا کہ باہر نہ کہنا کہ اسٹیبلش انہوں نے پتا چلا کہ میں جی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے پھر اور بولنا ممکن مسئلہ نہیں بند ہو جائے گا میرا مزید بولنا بند ہو جائے گا نہیں نہیں وہ جب لندن میں تھے تو بڑا صحیح بولتے تھے لندن میں بولتے تھے، لندن میں پاکستان میں نہیں بولتے بول تھے سکتے۔ پاکستان میں آ کے ظاہر ہے پھر بولنے کے لیے آپ کو کچھ اور چاہیے لیکن پیکا ایکٹ بھی لگ جاتا ہے بہت سی چیزیں ہیں خیر کل جو ہے وہ 1 سالہ کارکردگی پر گفتگو ہوگی آج وزیر اطلاعات نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں معاشی اشاریے بہتر ہو گئے لیٹس سی کل ہمیں کیا 60 صفوں کا سپلیمنٹ کوئی نظر آئے گا یا پھر کوئی اور نئی نظر آئے گی چیز جو کہ نون لیگ سٹنٹ کرے گی آج کے پروگرام سے اتنا ہی اللہ حافظ